नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओएसएससी सीएचएसएल प्रीलिम्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वांट पेपर, अरिथमेटिक और डीआई सेक्शन दोनों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका 16 तारीख को एग्जाम है, 16 को जिनका एग्जाम है वो इसको जरूर देखें, राइट। और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जो सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके साथ शेयर करें, राइट। तो लास्ट मोमेंट आपका रिवीजन भी हो जाएगा, राइट, और एक कंप्लीट मॉक पेपर भी सॉल्व हो जाएगा मोस्ट एक्सपेक्टेड। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अरिथमेटिक के सेक्शन से। तो पहला सवाल हमारे सामने है ये, व्हाट क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द टू मिल्क वाटर सॉल्यूशंस हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:4 and 2:1 बी टेकन एंड मिक्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इन विच मिल्क टू वाटर इज इन द रेशियो 1:1, राइट। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक ऑप्शन हमारे पास नॉट पॉसिबल भी है ना। तो कभी किसी सिनेरियो में ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूशन बन ही ना पाए। तो कब नहीं बन सकता, आप ध्यान से समझो। पहले वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:4, दूसरे वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:1। ठीक है, इनको मिलाकर मुझे बनाना है 1:1 का रेशियो। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जब भी हम दो चीजों को मिलाते हैं तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो होती है मिल्क की या वाटर की, वो इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो लेट्स सपोज अगर मैं मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो यहां पर जो मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 5/9 कह सकते हैं हम ऐसा, राइट। इसमें जो मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 2/3। और इनको मिलाकर जो मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन जो बन रही है इसमें, दैट इज 1/2। नाउ 1/9 जो फ्रैक्शन है उसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 11.11%। तो 5/9 की वैल्यू जो है 55.55% होगी। ठीक है, और 2/3 की वैल्यू सभी जानते हो 66.66%, राइट। और इसकी वैल्यू है 50%। लेकिन हम ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में ये वैल्यू नहीं लाई कर रही, मतलब जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आनी चाहिए थी वो इन दोनों के बीच में आनी चाहिए थी। इनके बीच में कोई भी वैल्यू होती वो चल जाती, लेकिन ये तो इसकी रेंज से बाहर है, तो इससे भी छोटी है। तो दैट मींस दिस मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल। चाहे आप किसी भी रेशियो में इनको मिला लो, ये मिक्सचर बन ही नहीं सकता, राइट। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था पहला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल था। हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि जैसे हमने इस टाइप का सवाल देखा हम एलिगेशन लगाने लग जाते हैं, और फिर एलिगेशन लगाने के बाद हमको रियलाइज हो रहा है कि यार रेशियो तो नेगेटिव आ रहा है या कुछ ऐसी चीज हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उससे पहले ही हमें ऑप्शंस को नोटिस करना है और ऑप्शन में देखना है नॉट पॉसिबल। तो हमारा दिमाग जाना चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि यहां पर ये चीज पॉसिबल ही ना हो। तो मैंने उसकी फिजिबिलिटी चेक करने के लिए परसेंटेज वैल्यू निकाली और मैंने देखा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट टू बी एडेड टू 1400 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ना 1400 में कुछ मुझे ऐड करना है और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो आप देखो 1400 जो है वो 1600 से पहले है, 1600 परफेक्ट स्क्वायर। सो हमें पता है कि 1600 जो होता है 40 का स्क्वायर होता है ना। अगर मैं 39 के स्क्वायर की बात करूं, 38 के स्क्वायर की बात करूं, तो बेस मेथड अभी कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ पर कंप्लीट कैलकुलेशन की क्लास ली है, उसमें बेस मेथड ही बताया था कि उससे स्क्वायर कैसे निकालें। 39 50 से कितना कम है, 11 कम है। 50 बेस है, 50 से 11 कम है, इसमें से 11 माइनस किया 28 आया। 28 का आधा किया तो कितना आया, 28 का आधा किया 14, और 11 माइनस किया था ना तो 11 का स्क्वायर 121, तो इट इज 1521, राइट। और 38 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो 50 से कितना कम है, 12 कम है, इसमें 12 माइनस किया तो 26, 26 का हाफ किया तो 13, और 12 का स्क्वायर 144, तो इट इज 1444। तो इसके जस्ट बाद में तो यही आता है ना। इनफैक्ट अगर आप 37 का स्क्वायर निकालोगे ना तो कितना होगा, 50 से 13 कम है, 13 माइनस किया तो 24, 24 का आधा 12, और 13 का स्क्वायर 169, सो इट इज 1369, जो कि 1400 से कम होता है। तो 1400 से जस्ट बाद वाला कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 38, राइट। तो 1400 में 1444 लाने के लिए मुझे 44 और ऐड करना पड़ेगा, आंसर ऑप्शन 1, राइट। ठीक है, अब ऑप्शन से हम एलिमिनेट कैसे करें। मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन हो ही नहीं सकते। इसका आंसर क्यों नहीं हो सकते, देखो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है ना दुनिया में, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, उन सबकी जो लास्ट 2 डिजिट होती हैं वो 1 स्क्वायर से 25 स्क्वायर के बीच में लाई करती हैं। मुझसे अगर कोई कह दे कि सर XYZ 31,
क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? तो मैं डायरेक्टली देखते कह दूंगा नहीं हो सकता, क्योंकि 31 किसी के स्क्वायर में नहीं आता 1 से लेकर 25 तक। भाई 1 से लेकर 25 तक के तो सभी को याद होंगे, है ना? तो आपको ये भी पता होगा कि 31 तो किसी के स्क्वायर में नहीं आता, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 31 में एंड नहीं कर सकता। नाउ बाय द सेम लॉजिक 35 किसी के स्क्वायर के एंड में नहीं आता, 43 भी किसी के स्क्वायर में एंड नहीं आता, और 59 भी किसी के स्क्वायर के एंड में नहीं आता, फ्रॉम 1 to 25। सो दैट मीन्स ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, है ना? तो फिर मेरा दिमाग जाएगा 44 पर, मैं देखा 1,444 मुझे पता चला 38 का स्क्वायर है, राइट? अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो डायरेक्टली हम एलिमिनेट कर देते। अगला देखेंगे, व्हाट शुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन एन अमाउंट ऑफ दिस एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर 6 years। तो सिंपल इंटरेस्ट बतानी है भाई इस पर, तो 10% का रेट है और 6 साल की बात है, मतलब इंटरेस्ट हमें मिलेगी 60%, राइट? तो 60% इसका निकालेंगे तो इसका 10% कितना है? 653.5, दिस इज 10%, तो 60% मींस 6 टाइम्स 10%। 10% निकालकर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? क्लियर दिख रहा है ना सभी को वीडियो? यस, चलिए। So if you multiply this, you'll get 6 into 5 30, कैरी हो गया 3, 18 plus 3 21, कैरी हो गया 2, है ना? This is what 130 into 3 390 plus 2 392, so 3921, आंसर ऑप्शन 2। क्लियर है? चलिए, total number of students in a school is 1224, number of girls in the school is 600, what is the respective ratio of boys to girls? बॉयज गर्ल्स का रेशियो बताना है। देखो अगर टोटल 1224 है, जिसमें हमें दिया गया है बॉयज जो हैं वो 600 है, सॉरी गर्ल्स जो है वो 600 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 600 है, तो इसमें से 600 माइनस किया तो बॉयज कितने आ गए? 624। अब इनका रेशियो निकाल देंगे हम, रेशियो निकालेंगे तो 4 से काट सकते हैं हम इसको 156 टाइम्स, राइट? 4 से इसको काटा 150 टाइम्स, ठीक है? 4 से इसको कैंसिल कर दिया 150 टाइम्स, राइट? अब इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं हम? 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, और 5 मतलब 6 से भी कैंसिल कर सकते हैं। 6 से अगर मैंने इसको कैंसिल किया 6 2 टाइम्स, 6 6 टाइम्स, 6 से इसको कैंसिल किया तो 25 टाइम्स। So the right answer is 26:25, फर्स्ट ऑप्शन, राइट? देखो सिंपल सवाल अगर होता है तो उसमें आपको ज्यादा सावधान कॉशियस रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सिंपल सवाल में ही गलती के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें हमें आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो उसको थोड़ा ढंग से करना है, आराम से। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 270 ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास। A student gets 216 marks and he was declared failed by 8% marks, ठीक है? मतलब एक स्टूडेंट के 216 मार्क्स आए, 216, अगर उसके 6% मार्क्स जो 8% मार्क्स और आ जाते, ये 8%, ये जो परसेंटेज अब किस में से निकाला जाता है? मैक्सिमम में से, टोटल में से, राइट? अगर उसके 8% मार्क्स आ जाते तो पास हो जाता, पास हो जाता मतलब उसके 270 मार्क्स आ जाते, मतलब 8% इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 270 माइनस 216 यानी 54, राइट? तो 8% इज दिस, ठीक है? 8% कितना हो गया? तो 100% निकालना है मुझे मैक्सिमम मार्क्स, तो 1% कितना हो जाएगा? 8 से काट दो, 8 6 जा 48, बचेगा कितना? 6, 8 7 जा 56, राइट? तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई भाई? इसको 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 675, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज 675, ठीक है? चलो अगला देखिए, 2 टाइप्स ऑफ राइस, टाइप 1 एंड टाइप 2 वर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:3। 1:3 के रेशियो में हमने इनको मिक्स किया। मिक्सचर वाज सोल्ड एट दिस प्राइस टू गेट एंड टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है? प्राइस ऑफ टाइप 1 राइस इज 75, ठीक है? सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ टाइप 2 राइस? देखो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले तो हमें निकालना होगा कॉस्ट प्राइस, बिकॉज सेलिंग प्राइस तो कुछ भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन शॉपकीपर कि वो उसको कितने पर बेचता है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन कॉस्ट प्राइस जो होता है ना वो फिक्स होता है, वो दोनों को मिलाकर एक पर्टिकुलर प्राइस बनता है, दैट इज सीपी। तो हमें सीपी निकालना है। सो सीपी 20% मैंने किसी चीज को बढ़ाया तो 120% हो गया अपने आप का, तो सीपी का 120% हो गया एसपी विच इज 75.6, ठीक है? तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 0 से 0 कैंसिल, 12 से इसको काट दो, 12 × 6 72,
3 बचेगा, 12 इंटू 3 36, ठीक है। तो सीपी कितना हो गया 6.3 इंटू 10 63, ये मुझे सीपी मिल गया। अब आप ऐसे देखो, मैं इन क्वांटिटीज को 1:3 के रेशियो में मिला रहा हूं, है ना। पहले वाले का जो प्राइस है वो 75 है, दूसरे वाले का प्राइस भी कुछ भी होगा, मतलब लेट सपोज एक्स होगा, मुझे नहीं पता दूसरे वाले का प्राइस कितना है, पहले वाले का 75 है, और इनको मिलाने के बाद जो प्राइस आता है ना वो इनके बीच में लाई करता है, राइट। तो बीच में लाई कर रहा है, मतलब बीच में जो प्राइस है वो कितना है, तो प्राइस है 63 इनको मिलाने के बाद, कॉस्ट प्राइस 63, राइट। तो ये 75 इससे ज्यादा है, तो 63 से ये वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये चीज बीच में आनी है ना, तो ये वैल्यू इससे ज्यादा है, प्लस में है, तो ये वैल्यू इससे माइनस में होगी। अब मुझे ये पूरी डिस्टेंस को किस रेशियो में डिवाइड करना है, जो भी रेशियो आपको दिया गया हो ना, इसके रिवर्स रेशियो में डिवाइड करना है। ये एलिगेशन लगाने का एक बहुत बेहतर तरीका है ना। हमको क्रॉस क्रॉस और ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हमने ऐसे लिखी, एक प्राइस इधर एक प्राइस इधर, जो फाइनल प्राइस है उसको बीच में, और जो भी ये डिस्टेंस है उसको रिवर्स रेशियो में डिवाइड कर दो, तो 1:3 का रिवर्स रेशियो हो गया 3:1। तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो कितनी है 12, तो 3 का 4 टाइम्स, तो 1 का 4 टाइम्स हो गया 4, तो यहां पर ये +12 है, तो यहां पर इससे 4 कम हो जाएगा, भाई इससे ज्यादा है ना, इधर इससे कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 59, इसमें से 4 कम कर दिया 59, थर्ड ऑप्शन। Otherwise, if you are very much comfortable in allegation, you can also apply allegation, because वही चीज है ये भी, है ना। आप एक तरफ 75 रखो, एक तरफ x रखो, बीच में 63 रखो, इनका रेशियो 1:3 रख दो, और यहां पर एलिगेशन आप लगा दो, जैसे आप लगाते हो, तो वैसे भी आप कर सकते हो। The average age of a man and his son is 35. The ratio of their ages is 5:2. रेशियो इतना है तो एवरेज कितना होगा भाई, 5 + 2 7, 7/2 यूनिट्स, जिसकी वैल्यू 35 के बराबर दी गई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 × 2 10। तो व्हाट इज द एज ऑफ सन, सन की एज है 2 यूनिट्स, तो 2 × 10 20 ईयर्स, राइट। चलिए नेक्स्ट वन, इन व्हाट प्रपोर्शन कैन 3 वेराइटीज प्राइस्ड 10 पर kg, 12 पर kg एंड 18 पर kg बी मिक्स्ड टू मेक अ मिक्सचर ऑफ 14। देखो 3 के केस में कोई फिक्स रेशियो तो नहीं आता, लेट सपोज मैंने इनको ए बी सी के रेशियो में मिलाया, तो 3 क्वांटिटीज के केस में कोई फिक्स रेशियो नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर फिक्स पूछा भी नहीं है, उसने पूछा है कैन। कैन मतलब अ पॉसिबिलिटी, इट इज आस्किंग फॉर अ पॉसिबिलिटी, कैन पूछा गया है, राइट। किस रेशियो में मिलाया जा सकता है ना। तो पॉसिबिलिटी वी कैन फाइंड आउट, इनमें से जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो पॉसिबिलिटी होगी। अब यहां पर देखो 2 रास्ते हैं, एक तो है लॉन्ग रास्ता और दूसरा मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट रास्ता। लॉन्ग मेथड क्या है, लॉन्ग मेथड तो वही है कि वेटेड एवरेज आप लगाओ, सर 10a + 12b + 18c n1 a1 n2 a2 n3 a3 डिवाइड बाई n1 + n2 + n3 a + b + c एंड दिस इज इक्वल टू 14। मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा, 10a + 12b + 18c इक्वल्स टू 14a + 14b + 14c। एक क्वेश्चन लिखते लिखते मुझे नींद आने लगी, है ना, तो क्योंकि यही फालतू का काम तो करना ही नहीं है मेरे को। + 2b = 4c, 2 से काट दिए 2 टाइम्स 2 टाइम्स, तो 2a + b = 2c, यानी 2a + b = 2c, तो 2a + b = 2c, यानी 2 × 2 4 + 2 6 = 2c, यानी 10 नहीं। सेकंड देखा, 2a मतलब 4 + 3, 4 + 3 7, वो इसके डबल के बराबर है नहीं। 2a मतलब 2 + 3 5, इसके डबल के बराबर है नहीं। 6 + 4 10, इसके डबल के बराबर है यस। 2a यानी 2 + 2 4, इसके डबल के बराबर है नहीं। सो द ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज दिस डी। अब मैं इस पूरी चीज को कट शॉर्ट करके डायरेक्ट इस इक्वेशन पे पहुंच सकता हूं। कैसे पहुंच सकता हूं, तो चलिए बताते हैं इसका मैजिकल तरीका। हालांकि इसमें कुछ मैजिक नहीं है, दिस इज वेरी कॉमन सेंस बेस्ड अप्रोच। हमें यह पता होना चाहिए कि एवरेज के अगेंस्ट जो नेट डेविएशन होता है ना वो 0 है। मैं कह रहा हूं कि ए लोग हैं, ए नंबर ऑफ पीपल आर देयर, हर एक के पास 10 चॉकलेट्स हैं, तो एवरेज से कितनी कम है -4। -4 हर एक के पास 4 कम है, तो ए लोगों के पास टोटल कितनी कम हो जाएंगी -4a। यहां पर डेविएशन कितना हो जाएगा -2, तो बी लोगों का टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा -2b, और यहां इनका डेविएशन है +4, तो नंबर ऑफ पीपल आर सी, तो 4c, एंड नेट डेविएशन इज ऑलवेज 0। सो आई कैन से, अगर मैं 2 से कैंसिल करूं और इसको इस तरफ ले जाऊं, सो 2a + b = 2c,
है ना, तो इतनी मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ेगी, मैं डायरेक्ट डेविएशन मेथड से इसको कर सकता हूं, राइट। चलिए, और किसी को अगर डेविएशन मेथड नहीं आता तो डेविएशन मेथड बाय सुमित सर आप सर्च कर लेना, यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 14.28% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए, लेंथ को मैंने 14.28% से बढ़ाया, यानी 1/7। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ पहले अगर 7 थी तो अब कितनी हो गई, 8 हो गई, है ना। ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। 20% कम करने का मतलब 1/5 कम किया, यानी 5 से क्या हो गई, 4 हो गई। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन पेरीमीटर की बात हो रही है यहां पर बात हो रही है पेरीमीटर की। तो ध्यान से समझना कि पेरीमीटर आप ऐसे निकालोगे ना कि आपने कहा था 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 7 प्लस 5 एंड दिस इज 2 इंटू 8 प्लस 4। अगर ये आप कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स कमिट इन द एग्जाम इन केस ऑफ पेरीमीटर। देखो, अगर आप एरिया के केस में ऐसा करते हो तो दैट इज परफेक्टली ओके, बिकॉज ये एक रेशियो है। लेट सपोज मैंने इसके साथ 7x, इसको 7x माना, इसको 8x माना, इसको 5y माना, इसको 4y माना। जब हम एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा 7x इंटू 5y और इसका एरिया आएगा 8x इंटू 4y, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो xy से xy कैंसिल हो जाता है, तो हम x और y को ना भी कंसीडर करें तो हमारा काम चल जाता है। लेकिन इन केस ऑफ पेरीमीटर ये कैंसिल नहीं होता। क्यों? जैसे पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू 7x प्लस 5y, और यहां पर पेरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू 8x प्लस 4y, है ना। सो नाउ इफ यू फाइंड आउट द चेंज हियर, चेंज कितने का है, इन दोनों का डिफरेंस 2 कॉमन आ गया, 8x माइनस 7x x एंड 4y माइनस 5y इज माइनस y। ठीक है, ये पेरीमीटर में चेंज आ गया और डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 2 इंटू 7x प्लस 5y इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर इज चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। नाउ कैन यू सॉल्व आफ्टर दिस? क्या इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो? नहीं, एक्स और वाई वाले टर्म्स को कैंसिल ही नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कैन नॉट बी डिटरमिन। अगर मुझे शुरुआत में लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया गया होता तो मेरा आंसर आ सकता था, लेकिन लेंथ ब्रेथ का रेशियो नहीं दिया गया। सो आंसर इज सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ABC invested their capitals in the ratio 5:6:8. At the end of the business, they received the profit in this ratio. ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम। तो हमें पता है कि देखो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट रेशियो इनटू टाइम रेशियो बराबर प्रॉफिट रेशियो। सो टाइम का रेशियो बताना है, दैट इज इन्वेस्टमेंट, सॉरी, प्रॉफिट रेशियो अपॉन इन्वेस्टमेंट रेशियो, राइट। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? देखो, प्रॉफिट रेशियो इज व्हाट, 5:3:1 अपॉन इन्वेस्टमेंट रेशियो इज व्हाट, 5:6:8। 5:6:8 से कर दिया मैंने डिवाइड, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से गया 2 टाइम्स। पूरे में 2 और 8 के एलसीएम, यानी 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज 8, दिस इज 4 एंड दिस इज 1। 8:4:1 आ जाएगा इनके टाइम का रेशियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ABCD परचेज अ शॉप फॉर 56 lakhs. Contribution of BCD together is 460% of A alone. तो A अपॉन B प्लस C प्लस D, B प्लस C प्लस D इज, तो A का जो कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो ABCD का जो टोटल है दैट इज 56। दोनों चारों का जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है वो इतना है। तो BCD का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 460% ऑफ A alone. So if A is 100, BCD is 460, यानी 46. 10/46 is their ratio. Now if you look at the sum, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा? 56 यूनिट्स, एंड दैट इज A प्लस B प्लस C प्लस D. तो 56 की वैल्यू 56, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 10 यूनिट्स की वैल्यू 10। तो आई गॉट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ A का कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे मिल गया 10। अच्छा, ACD का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ACD का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 366.66% ऑफ B's कंट्रीब्यूशन। 366.66% मींस 300% प्लस 66.66%। दिस इज 3 टाइम्स एंड दिस इज 2/3 टाइम्स, so इट इज 11/3 टाइम्स। तो B के कंट्रीब्यूशन का 11/3 टाइम्स, मतलब अगर B इज 3 एंड दिस इज
11/3 टाइम्स ऑफ 3, 11/3 इसका निकालेंगे तो 11 आएगा. टोटल इज व्हाट 14 एंड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल 4 विच इज 56 lakhs. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4. जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 12. तो मुझे बी का शेयर मिल गया. अब लास्ट में देखते हैं सी अपॉन ए बी डी इक्वल्स टू सी इज 40% ऑफ ए बी डी. तो 40% मीन्स 2/5 मतलब के दिस इज 5 सो दिस इज 2. तो 7 पार्ट्स की वैल्यू 56 तो 1 पार्ट की वैल्यू 8 तो 8 इंटू 2 16. सो आई नो ए बी एंड सी. आई वॉन्ट टू फाइंड डी. डी मुझे निकालना है. तो टोटल 56 में से ए बी सी का सम माइनस कर दो. तो इससे 22 प्लस 16 इज व्हाट 38 राइट. यस तो कितना आ जाएगा ये 18 lakhs. ऑप्शन डी. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगला सवाल हमसे कहता है कि तिलक कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days. कपिल कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 days. If they started working alternatively, starting with Tilak, in how many days whole work will be completed? Tilak can complete the work in 12 days, right? Kapil can complete the same work in 24 days, right? So if you take LCM, LCM is 24. तिलक की कैपेसिटी आ गई 24/12 यानी कि 2 एंड कपिल की कैपेसिटी आ जाती है 24/24 यानी 1. यही तो करते हैं एलसीएम मेथड टाइम एंड वर्क में. इफ दे स्टार्टेड वर्किंग ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद तिलक, तो पहले दिन तिलक ने काम किया, फिर कपिल ने काम किया 1 यूनिट, फिर अगले दिन तिलक काम करेगा 2 यूनिट्स, फिर कपिल, फिर तिलक, फिर कपिल, ऐसे काम होता रहेगा. तो हमें यह दिखाई दे रहा है कि हर एक दिन में किया गया काम जो है फिक्स नहीं है. कभी 2 यूनिट कभी 1 यूनिट है ना, डिपेंडिंग ऑन के हु इज वर्किंग ऑन दैट डे. लेकिन हर 2 दिन में किया गया काम तो फिक्स है ना. हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट. तो 3 यूनिट्स गेटिंग कंप्लीटेड इन एवरी 2 days. और हमको कितना करना है काम 24 यूनिट्स. तो 3 में 8 से मल्टीप्लाई किया 24 यूनिट्स विल गेट कंप्लीटेड इन 16 days. Yes, 16 days. That means option A is correct answer. Clear है. चलिए next, Mahesh can complete half of a certain work in 6 days while Suresh can complete the same work fully in 8 days. ठीक है. महेश अगर हाफ काम 6 days में करता है तो पूरा काम 12 days में करेगा, ये सभी जानते हैं. सुरेश कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 8 days. सुरेश 8 days में कर सकता है पूरा काम. अगर एलसीएम लेते हैं तो 24 आता है. महेश की कैपेसिटी यहां से आ जाती है 2 और सुरेश की कैपेसिटी आ जाती है भाई 3. 24/8 यानी 3. दे बोथ स्टार्ट वर्किंग ऑल्टरनेटली स्टार्टिंग विद महेश. महेश स्टार्टिंग कर रहा है यानी पहले दिन में कितना काम हो रहा है, पहले दिन में 2 यूनिट, फिर सुरेश 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट एंड सो ऑन. यानी हर 2 days में कितना काम हो रहा है 5 यूनिट्स. 5 units getting completed in 2 days, right? तो हम कह रहे हैं कि भाई 24 is not a multiple of 5. जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और आ गया था, लेकिन यहां पर नहीं आएगा. 24 5 का मल्टीपल नहीं है. तो इसके आसपास कोई 5 का मल्टीपल है. यस 25 कर दो. 5 टाइम्स कर दिया. 5 units will get completed in 10 days. लेकिन 25 units will get completed in 10 days. लेकिन मुझे 25 तो नहीं करना था, मुझे तो सिर्फ 24 करना था. गलती से 1 यूनिट ज्यादा हो गया. तो 1 यूनिट ये आखिरी दिन किसने काम किया होगा 10th डे. इवन डेज ऑड डेज पर ये काम करा है, फिर इवन डेज पर ये, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे. तो 3 यूनिट्स इसने किया होगा आखिरी दिन में, है ना. लेकिन मुझे 1 यूनिट माइनस करना है बिकॉज आई नीड 24 यूनिट टू बी डन. तो 1 यूनिट करने में कितना टाइम लगा होगा वो माइनस कर दो 1/3. बिकॉज एक दिन में 3 यूनिट्स हो रहा है ना, तो 1 यूनिट कितने टाइम में होगा 1/3 ऑफ द डे. तो माइनस कर दिया. 10 - 1/3 मतलब 9 2/3. भाई 10 में से 1/3 किसी को माइनस करना है तो कैसे करेगा, देखो इसको लिख दो 9 + 1 है ना. 1 - 1/3 इज व्हाट 2/3. तो 9 + 2/3. ठीक है, फ्रैक्शन को माइनस करना सभी को आता है. तो आंसर इज व्हाट ऑप्शन डी. नेक्स्ट, अ मिल्कमैन हैज 15 liters of pure milk. How many liters of water have to be added so that he gets 60% profit by selling the mixture at cost price?
अब देखो आप सीपी पर बेच रहे हो, आप जितने में लाए उतने में बेच रहे हो, तो क्या आपको कोई प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। तो प्रॉफिट आप कैसे कमा रहे हो? बेईमानी से, पानी मिलाकर, राइट? तो जितना आप पानी मिलाओगे उतना ही प्रॉफिट होगा। अगर आपको 60% पानी चाहिए, 60% प्रॉफिट चाहिए, तो 60% ही पानी मिलाना पड़ेगा ना। जितना पानी उतना प्रॉफिट, बिकॉज कॉस्ट में तो आप कोई चेंज कर नहीं रहे हो, यू आर सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो पानी की वजह से हो रहा है। दैट मीन्स आपने 60% पानी मिलाया, तो 60% ऑफ 15, तो इसका 10% है, या 60% मीन्स 3/5, 3/5 ऑफ 15, इससे गया 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 लीटर। तो आपने पानी मिलाया यहां पर 9 लीटर, ऑप्शन ए। डन। चलिए नेक्स्ट, Savitri sold an article for 6400 at a loss of 20%. She wanted to gain 20% after giving 25% discount on the mark price. ठीक है, okay, then what should be the mark price of the article? ठीक है, तो 6400 बेचने पर 20% का लॉस होता है, मतलब सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? 10 में से 2 कम कर दो तो 8 आ जाएगा, 20% लॉस हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 6400, राइट? जो कि इसका कितना टाइम्स है? सोल्ड एन आर्टिकल एट दिस, मतलब ये सेलिंग प्राइस है ना, 800 टाइम्स। तो सीपी मुझे यहां पर मिल जाएगा, इसका 800 टाइम्स मैंने किया तो कितना हो गया? 8000। तो सीपी इज व्हाट? 8000। अब यहां पर मैंने सीपी लिख लिया 8000, मार्क प्राइस पता नहीं, सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे यहां पर दिया गया ही शुड गेन 20%। 20% का गेन चाहिए। 20% का गेन मतलब इससे 20% ज्यादा होना चाहिए। 20% ज्यादा मतलब इसका 20% हो गया 1600, 1600 जोड़ा तो 9600। 1600 कैसे हुआ? इसका 10% है 800, तो 20% उसका डबल होगा 1600, वो जोड़ेंगे तो 9600 एसपी आ गया। नाउ he gives a discount of, she gives a discount of 25%। 25% का मतलब कि 1/4 का डिस्काउंट दिया, मतलब 4 रुपए के आर्टिकल को 3 रुपए में उसने बेचा। नाउ 3 की वैल्यू 96, यानी 3 का ये कितना टाइम्स है? 32 टाइम्स। सो 32 इंटू 4 कर दो भाई, ये देखो ये इसका 3200 टाइम्स है ना, तो ये इसका भी 3200 टाइम्स कर दो, विच इज व्हाट? 12800। तो मार्क प्राइस हमसे पूछा गया था, जो आ जाता है ऑप्शन सी, 12800। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, द पार्ट ऑफ वर्क डन बाई ए इन 1/4 days इज इक्वल टू द पार्ट ऑफ वर्क डन बाई बी इन 1/5 days। मतलब ए 1/4 days में कितना काम करेगा? ए इंटू 1/4, एंड दैट इज इक्वल टू पार्ट ऑफ वर्क डन बाई बी इन 1/5 days, है ना? सो ए अपॉन बी, कैपेसिटीज का रेशियो आ गया 4/5, यानी ए की कैपेसिटी अगर 4 है तो बी की कैपेसिटी 5 मान सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 120 days, तो हम कह सकते हैं कि दोनों मिलकर 9 के रेट से काम करेंगे, 4 + 5 9, और 120 डेज में काम को पूरा कर लेते हैं, यानी दिस इज टोटल वर्क। तो बी अकेला 50% काम को कितने टाइम में करेगा? 50% काम मतलब हाफ वर्क। किसको करना है? बी को। तो बी की कैपेसिटी से डिवाइड कर दो। बी की कैपेसिटी कितनी है? 5, 5 से डिवाइड कर दिया। 5 इंटू 2 10, 10 से 0 कैंसिल हो गया, 12 इंटू 9 108 डेज। ऑप्शन ए। डन है? यस। Next, an old person gives 30% of the money to his son and the rest of the money he divides among 3 daughters A, B, C in this ratio. ठीक है? So if B receives 1120, then what is the average money received by his son and daughter C? देखो एक मुझे बात बताओ, 30% 70% तो अपने आप में ठीक है, या एक काम करते हैं, देखो ये जो नंबर है ना, वो 5 और 4 9 और 2 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल अगर होगा तो काम बढ़िया हो जाएगा, है ना? तो मैं एक काम करता हूं, यूजुअली आप टोटल को कितना मानते हो? 100 मानते हो, मैं 11 का मल्टीपल मान लू 110, कोई प्रॉब्लम? 11 का मल्टीपल मान लू ना, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 11 से कैंसिल हो सके। तो मैंने जब इसका 30% निकाला तो सर 30% इसका आ गया 33, तो बाकी कितना हुआ? 70%। 70% कितना हो जाएगा? 77। यहां पर एबीसी को कितना मिलेगा? एबीसी को किस रेशियो में मिलेगा? 2 4 5 के रेशियो में। तो 2 + 4 + 5 11, 11 की वैल्यू 77, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 7 इंटू 2 14,
7 इंटू 2 कितना हो गया 14, 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 5 35, ये हो गया। यस, एंड यहां देखें तो ये किसको मिला, सन को, सन को इतना पैसा मिला, ठीक है। और ये तीनों डॉटर्स हैं एबीसी, इनको इतना इतना मिला। तो बी रिसीव्स 1120, तो बी को कितना मिलता है 28 यूनिट्स, 28 यूनिट्स की वैल्यू मुझे दी गई है 1120, 28 टू जा 56, 56 का डबल 112, यानी 28 से 4 टाइम्स कटेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय सन एंड डॉटर सी, तो सन 33 and daughter C is 35. So if you add these numbers, you will get 68. और एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी 34 यूनिट्स। एंड आई नो कि 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 34 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 इंटू 40 कर दिया, 1360। बताइए, है बिल्कुल आसान तरीका, एकदम बढ़िया वाला, कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, सिंपल मैथड। बट 100 की जगह 110 आपको मानना था, ठीक। आगे देखें, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2, द मीन वेट ऑफ द क्लास इज 65, मतलब पूरी क्लास का एवरेज 65 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 50, राइट। सो व्हाट इज द मीन वेट ऑफ द बॉयज, यू कैन अप्लाई एलिगेशन, एलिगेशन से आप कर सकते हो, मैंने आपको जो लाइन वाला मेथड बताया था उससे भी आप कर सकते हो, है ना। हमें पता है कि पूरी क्लास का जो वेट है वो 65 है, बॉयज यहां पर लिखता हूं मैं, गर्ल्स यहां लिखता हूं, गर्ल्स का जो वेट है वो 50 है, ठीक है। बॉयज का वेट हमें नहीं पता, x मान लिया, ठीक है। अब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमें 3:2 दिया गया है, तो इस लाइन को मैं किस रेशियो में डिवाइड करूंगा, रिवर्स रेशियो में। अभी मैंने बताया था 2:3 के रेशियो में इस डिस्टेंस को डिवाइड करोगे, तो यहां डिस्टेंस कितनी है 15, 3 का 5 टाइम्स, तो 2 का 5 टाइम्स कितना हो गया 10, तो ये 2:3 आ गया इनका रेशियो। ये इससे 15 कम है, तो ये इससे 10 ज्यादा होगा, यस, बिकॉज ये वैल्यू तो बीच में लानी है मुझको, तो एक वैल्यू इससे कम है तो दूसरी वैल्यू इससे ज्यादा होगी ना, तो 75, ऑप्शन डी, डन है। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इटसेल्फ इन 20 years अंडर सिंपल इंटरेस्ट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डबल ऑफ इटसेल्फ देन द सम ऑफ मनी वुड हैव बिकम हाउ मेनी टाइम्स इटसेल्फ इन 5 years। तो आप ये देखिए कि 5 टाइम्स हो जाता है 20 years में, ठीक है, 20 years में 5 टाइम्स हो जाता है, तो हम ये कह रहे हैं 5 टाइम्स कोई भी वैल्यू हो रही है तो अपने आप का 400% इंक्रीज हो रही है, 400% इंक्रीज हो रही है ना। देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वैल्यू 1 रुपए थी प्रिंसिपल, वो 5 गुना हो गई, है ना, या 100 रुपए थी तो 5 गुना होकर कितनी हो गई 500 हो गई, तो कितने परसेंट का चेंज हुआ, 400% की आपको इंटरेस्ट मिली टोटल। 400% की इंटरेस्ट आपको मिल रही है 20 ईयर्स में, तो 1 ईयर में कितनी मिलेगी, डिवाइड बाई 20 कर दो, 20%। तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, एंड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स डबल, अगर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया यानी 40% कर दिया, तो 5 साल में वो पैसा कितने टाइम्स हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई 5 साल में हमें जो इंटरेस्ट मिलेगी वो मिलेगी 40% इंटू 5, यानी 200%। 200% की इंटरेस्ट का मतलब है कि आपने 100 रुपए उधार लिए थे, 200% वो बढ़कर कितना हो गए 300 रुपए बन गए, 100 प्लस 200 कितना हो गया 300, यानी जो आपका पैसा है वो कितने गुना हो गया 3 टाइम्स हो गया, ऑप्शन बी। यस, नो नीड टू अप्लाई एनी फॉर्मूला, सिंपल लॉजिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 2 सॉल्यूशंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3। 2 सॉल्यूशन हमने मिक्स किए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, किस रेशियो में 2:3 में। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द फर्स्ट इज 10%, सेकंड इज 20%। फाइनल मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो N1 इंटू A1 20 हो गया, N2 इंटू A2 60 हो गया, डिवाइड बाई N1 प्लस N2 5 हो गया, सो 80/5 यानी 16%, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1225। देखो, हमें पता है कि स्क्वायर फील्ड का एरिया होता है साइड स्क्वायर, इट इज 1225। कोई भी नंबर अगर 25 में एंड करता है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 5 लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में आप ब्रेक करोगे 3 into 4, और उसमें स्मॉलर नंबर यहाँ लिख दिया 35, तो इसकी साइड हो गई 35।
तो पेरीमीटर पर उसको एक राउंड कवर करना है, मतलब वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, पेरीमीटर के बराबर 35 इंटू 4, भाई 4 इंटू साइड, एक स्क्वायर होता है जिसका पेरीमीटर होता है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, तो इट इज 140 किलोमीटर। ये डिस्टेंस ये कवर करेगा 14 की स्पीड से। तो टाइम टेकन कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम टेकन 10 आवर्स। यस, ऑप्शन बी। डन डन। आगे बढ़िए। A boat travels 110 downstream and come back upstream in total 32 hours if the speed of the stream is 62.5% less than the speed of the boat in still water. Now 62.5% means 5 by 8. This you should know, है ना। Speed of the stream, speed of the boat is x and speed of the stream is y. It is 62.5 less, that means if this is 8, तो 8 से 5 कम, 8 से 5 कम यानी ये 3 आ जाएगी, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको मान लिया 8k, इसको मान लिया 3k। तो जब वो डाउनस्ट्रीम जाएगी तो 110 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगी, 110 डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी x प्लस वाई यानी 11k, प्लस जब अपस्ट्रीम आएगी तो 8k माइनस 3k यानी 5k। सो टोटल टाइम टेकन इज 32 आवर्स। ठीक है, 5 से गया ये 22 टाइम्स, इससे गया 10 टाइम्स, सो आई कैन से 32 अपॉन k इक्वल्स टू 32। इससे गया 1 टाइम, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1, k को उधर ले गए, k बराबर 1। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड क्या थी 3k, यानी 3 इंटू 1 कितनी हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। डन है, यस। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1850 फॉर 2 years इज 64 लेस देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2250 फॉर द सेम ड्यूरेशन। ठीक है, ओके। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों के लिए रेट सेम है। तो आप देखो जरा, इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगी आपको मिलेगी PRT बाई 100, 2250 इंटू आर एंड टाइम इज 2 बाई 100। और इसमें इंटरेस्ट कितनी मिलेगी 1850 इंटू आर इंटू टी, टी इज 2 डिवाइड बाई 100। दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट 64, डिफरेंस इज व्हाट 64। ठीक है, तो इसका डबल कितना हो गया 4500, इसका डबल कितना हो गया 3900, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 45 आर माइनस 39 आर मतलब 6 आर की वैल्यू हो गई 64। ठीक है, सॉरी 3700 होगा ना, 37। तो 8 आर की वैल्यू हो गई 64, 8 आर की वैल्यू हो गई 64, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 8। सो आंसर इज 8%। नेक्स्ट, रेशियो बिटवीन द नंबर्स इज 4:7, ईच नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 3, देन द रेशियो बिकम्स दिस। तो पहले रेशियो 4:7 था और अब रेशियो हो गया 25/46। दोनों नंबर में सेम डिक्रीज किया गया है, दोनों में 3 का डिक्रीज किया गया, मतलब रेशियो बैलेंस होने चाहिए। रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं, मतलब इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर मुझे लेकर आना है। वो मैं कैसे लेकर आता हूं, मैं इन दोनों का डिफरेंस बराबर कर देता हूं। दिस इज 3 एंड दिस इज व्हाट 19, नहीं 21। तो 3 और 21 को बराबर करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें। जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, और दिस इज 25, दिस इज 46। तो मैं ये देख पा रहा हूं यहां भी 3 का डिक्रीज, यहां भी 3 का डिक्रीज, और 3 का डिक्रीज 3 के ही बराबर है। तो 1 की वैल्यू 1 हो गई, 1 की वैल्यू 1 हो गई, तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 21। तो 21 की वैल्यू 21, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट, A and B invested total 20,000 and start a business. B gets total profit of 4,500. Ratio between profit share of B and the total profit is this. तो आप देखो, मैं कह रहा हूं कि देखो A और B टोटल प्रॉफिट आप भूल जाओ कितना है। A और B के प्रॉफिट शेयर का रेशियो आप ऐसे निकालो, टोटल प्रॉफिट B का शेयर है 9 यूनिट्स, तो A का कितना होगा 16 माइनस 9, टोटल माइनस B, 16 माइनस 9 यानी 7 यूनिट। और टाइम पीरियड इन्होंने सेम रखा है, दैट मीन जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर ही होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो और इन्वेस्टमेंट का रेशियो सेम है क्योंकि टाइम पीरियड सेम है। तो हमें यहां पर बताना है कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया, तो ए ने 7 यूनिट इन्वेस्ट किया, 7 बाई 7 प्लस 9 16 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट है 20,000, 16 से काट दो 1250,
इंटू 7 8750, ठीक है, 8750, ऑप्शन ई इज करेक्ट। नेक्स्ट, a 120 meter long train crosses a pole in 4.8 seconds, find the time train will cross a platform whose length is 3 times the length of the train। तो बहुत मस्त सवाल है, इसमें आपको यूजुअली लोग फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं और बहुत लेंदी मेथड से इसको करते हैं। हम इसको ऐसे करते हैं कि दोनों केसेस में चाहे वो ट्रेन पोल को क्रॉस करे या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, वो स्पीड तो उसकी सेम रहेगी, और जब स्पीड सेम होती है ना टाइम स्पीड डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, पहले केस में ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर चलेगी, और दूसरे केस में ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। अच्छा, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ का 3 गुना है, 3 टाइम्स, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई 3l। सो l/4l, हम कह सकते हैं कि 1/4 का रेशियो आ गया। जो रेशियो डिस्टेंस का है वही रेशियो टाइम टेकन का होगा, तो यहां पर टाइम लग रहा है 4.8 सेकेंड, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो यहां 4 टाइम्स लगेगा इसका, तो इसका 4 टाइम्स कर दो, कितना हो जाएगा 96 192 19.2, ऑप्शन ए। डन, सिंपल रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, A and B invest in a business in the ratio of 3:2. 10% of profit goes to charity. At the end of 1 year, the difference between A and B share is this. तो A और B का जो शेयर होगा वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो वो कितना होगा 1 यूनिट, ठीक है। डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस 1 यूनिट, इसकी वैल्यू 5400। तो ये जो 5 यूनिट है वो किसके बराबर हो गया 5400 इंटू 5। अच्छा, ये जो है, ये जो टोटल है ना, ये पूरे प्रॉफिट का 90% होगा, बिकॉज 10% तो चैरिटी में चला गया था, तो जो इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो 90% हुआ। तो हम कह सकते हैं कि पूरे प्रॉफिट का 90% कितना है, ये टोटल, और ये टोटल कितना आ गया 5400 इंटू 5। तो 10% कितना हो गया, 9 से काट दो, 600 इंटू 5 यानी 3000। तो हमें पता है 10% की वैल्यू 3000 है, और वही पैसा तो चैरिटी में गया था, और यही पूछा है कि कितना पैसा चैरिटी में गया 3000, 10%, ठीक है। चलिए, 400 ग्राम ऑफ शुगर शुगर सॉल्यूशन कंटेन्स 40% शुगर। तो एक 400 ग्राम का शुगर सॉल्यूशन है जिसमें 40% शुगर है। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, जब हम शुगर ऐड कर रहे हैं दैट मींस वी आर एडिंग प्योर शुगर, उसमें और कुछ मिक्सर नहीं होगा। प्योर शुगर का मतलब है कि उसमें 100% शुगर होगी। कितनी ऐड कर रहे हैं वी डू नॉट नो, लेट सपोज x ग्राम, ये 400 ग्राम था, ये x ग्राम हो गया, so that we get a solution of 50%, 50% वाला सॉल्यूशन हमको मिल जाए। तो एलिगेशन लगा दो यहां पर, ये कितना हो गया 50, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 10, तो 5:1। तो 5 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5 की वैल्यू 400, तो 1 की वैल्यू 80 हो जाएगी ना, इसका 1/5, दिस इज 1/5 ऑफ दिस, तो इसका 1/5 किया 80 ग्राम, ऑप्शन डी। आप इसको रेशियो मेथड वगैरह से भी कर सकते हो, है ना, मल्टीपल वेज आर देयर, आउट ऑफ विच आई हैव टोल्ड यू वन मेथड, मैंने आपको एक मेथड यहां पर बताया। अगला देखिए, रतानी गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 11.25% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 890, ठीक है। 11.25% की जहां तक बात है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, हमें पता है कि देखो हम इसको ऐसे ब्रेक कर दें, 10% प्लस 1.25%, 10% मींस 1/10। नाउ 12.5% सभी को पता है, 12.5% होता है 1/8, तो 1.25% कितना होगा 12.5 का 1/10 यानी 1/80। एलसीएम इज 80, 8 + 1 9। तो हम देखते हैं कि सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, सीपी इज 80 और 9 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 89 का एसपी हो गया, और सेलिंग प्राइस 890 है, तो दिस इज 890 10 टाइम्स, तो इसका भी 10 टाइम्स कर दो, सीपी 800, ठीक है। तो हाउ मच प्रॉफिट इन रुपीज शी वुड हैव रिसीव्ड इफ शी हैड गिवन 5% डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस। देखो जितना आप डिस्काउंट देते हो प्रॉफिट में उतनी की ही कमी आ जाती है ना। आप डिस्काउंट ज्यादा दे दो, कोई बहुत ज्यादा दरिया दिल दुकानदार है, ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, जितना डिस्काउंट देगा उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अभी तक इसका प्रॉफिट कितना था 90, अगर इसका 5% इसने डिस्काउंट दे दिया तो प्रॉफिट में उतनी ही कमी आ जाएगी। तो इसका 5% कितना होगा बताओ जरा, इसका 10% है 89, तो 5% उसका आधा हो गया 44.5, तो इसके प्रॉफिट में 44.5 की आ गई कमी, तो कितना हो गया 45.5। अब प्रॉफिट 90 से कम होकर कितना हो गया 45.5, यानी कि ऑप्शन डी। डन।
नेक्स्ट, 4 years ago Tina is 18 years younger than Ruchi. If present total of Ruchi and Tina is this. तो रुचि प्लस टीना, इनका जो टोटल है वो 50 है। अच्छा 4 साल पहले जो है टीना जो है 18 साल छोटी थी रुचि से, तो आज भी 18 साल ही छोटी होगी, बिकॉज दो लोगों के एजेस के बीच का डिफरेंस कभी नहीं बदलता, तो आज भी वही होगा। तो रुचि माइनस टीना कितना हो गया 18 ईयर्स। ठीक है, तो अगर इफ यू ऐड दीज टू नंबर्स विल गेट 2r इक्वल्स टू 68। सो r की वैल्यू कितनी हो गई 34, r की वैल्यू 34, तो t की वैल्यू 50 माइनस 34 यानी 16। तो टीना और रुचि की एजेस का रेशियो मुझे बताना है, टीना की एज 16 और रुचि की एज 34, यानी 8:17 इज राइट आंसर। 8:17 ऑप्शन ई। डन है, यस। अब आते हैं हम डीआई वाले पार्ट पर। ये हमने अरिथमेटिक वाला सेक्शन कंप्लीट किया, अब डीआई करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स डिफरेंट ट्रेन में मिलाकर 7200। तो पहला सवाल, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल फॉर द पैसेंजर्स करस्पॉन्डिंग टू ट्रेन बी। तो ट्रेन बी में 10% है। आप ये जानते हो कि 100% की वैल्यू कितनी होती है एंगल में 360 डिग्री, टोटल एंगल 360 डिग्री, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 डिग्री, ऑप्शन सी। ठीक है, 36 डिग्री इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बाय एफ जी एंड डी। एवरेज की जगह यहां पर अप कर दो टोटल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बाय एफ जी एंड डी। सो एफ जी एंड डी, तो टोटल इज 22 प्लस 30 इज व्हाट 52%। तो 52% ऑफ दिस नंबर, इसका 1% कितना है 72, तो 52% कितना हो जाएगा, या 50% प्लस 2% कर दो भाई, मुझे क्या निकालना है 52% ऑफ 7200। तो 50% प्लस 200 कर देता हूं, 50% इसका कितना हो गया 3600, 2% कितना हो जाएगा 72 का डबल 144। सो टोटल इज व्हाट 3744, 3744, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ द टिकट फेयर ऑफ ट्रेन बी इज 146 and that of train F is this, then the revenue of train B is how much, is what percent more or less than revenue earned by train F। तो ट्रेन बी का जो रेवेन्यू होगा, आप सोचो कि 146 इसकी एक टिकट का प्राइस है, और इसमें जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं वो कितने हैं, टोटल का 10%, राइट। और यहां अगर हम ट्रेन एफ की बात करें, दिस इज फॉर ट्रेन बी, ट्रेन एफ की बात करें तो एक टिकट का प्राइस कितना है 130, और पैसेंजर्स कितने हैं 18%। सो जो टोटल रेवेन्यू हुआ वो इनको मल्टीप्लाई करके मिलेगा, है ना। इनका रेशियो ले लेंगे हम, पहले रेशियो ले लो, 14 इंटू 10 140, और ये 18 इंटू 13 हो गया कितना 18 इंटू 3 54, कैरी हो गया 5, 234, ये मिल रहा है। अच्छा, अब मुझे क्या बताना है कि रेवेन्यू अर्न बाय ट्रेन बी का जो रेवेन्यू है, ट्रेन बी का जो रेवेन्यू है वो ट्रेन एफ से कितना परसेंट कम या ज्यादा है। सो डेफिनेटली बी जो है एफ से कम है। कितना कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखा मैंने 94, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है 234 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, है ना, एफ के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो आप ये देखो कि इसका 10% कितना है भाई 23.4 है, ये 23 92 के आसपास है, तो मैं 40% निकालता हूं, इसका 40% कितना होगा 4 इंटू 4 16 90, 93.6 इज वेरी क्लोज टू 94, यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये वैल्यू 40% है। तो यानी आंसर क्या होगा, और इनफैक्ट 40% के जस्ट आसपास है, 40% तो इतना है, 40% से थोड़ा सा ये ज्यादा ही है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो 40% ज्यादा तो पर कोई ऑप्शन नहीं है। मैं एक बार फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लूं, टिकट फेयर ऑफ ट्रेन बी इज 146, ट्रेन बी में जो है 10% पैसेंजर ट्रेवल करे, अच्छा 146 है, ठीक है, दैट वाज माय मिस्टेक कि मैंने यहां पर 140 ले लिया, तभी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। 146, ठीक है, और इसको ले लो 130, ठीक है, दिस इज बी, दिस इज एफ। अब देखो जरा, तो जब हम रेशियो लेंगे ना, तो ये कॉमन चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 146, और ये जो हो गया 18 3 जा 54, कैरी हो गया 5, 18 1 जा 18 प्लस 5 23, 234। तो ये वैल्यू इससे कितनी कम है ये निकालना है मुझे, है ना। 146 जो है 234 से कितना कम है,
इनफैक्ट मैं इसको और कैंसिल कर दूं, 2 से 73 टाइम्स, 2 से गया 117 टाइम्स, तो ये इससे कितना कम है 4 एंड दिस इज 4, 44 कम है 117 पर। ठीक है, तो इफ यू लुक एट 40% ऑफ दिस नंबर, इसका 10% है 11.7, 40% कितना हो जाएगा इंटू 4, ठीक है, 7 इंटू 4 28, 46.8, तो ये वैल्यू इससे कम है, कितनी कम है 2.8 कम है, राइट। नाउ इफ यू लुक एट 2.8 केयरफुली, इसका 1% है 1.17, तो 2% कितना हो जाएगा, 2% कितना हो जाएगा इसका डबल 2%, विच इज व्हाट 2.34, यानी ये वैल्यू ना 2% से भी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है बस, यानी कि मैं 40 में से 2 घटाता, 2 माइनस करता तो 38 आता, 2 से थोड़ा सा ज्यादा घटा रहा हूं तो 38 से थोड़ा और कम आएगा, यानी 37 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा कि नहीं आएगा। और अगर किसी को इस लेवल का अप्रोक्सीमेशन करने में दिक्कत है तो आप सीधे सीधे इसको कैंसिल वगैरह कर दो या डिवाइड कर दो, 4400 को 117 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन अप्रोक्सीमेशन यू कैन सिंपली डिवाइड। The number of passengers in train F is approximately what percent of total number of passengers in train E and G together। तो इसके लिए एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हम परसेंटेज में ही पूरा काम कर सकते हैं। F में है पैसेंजर्स 18 एंड E एंड G की बात करें तो E प्लस G टोटल कितना हो गया 42, ये इसका कितना परसेंट है बताना है। 6 से गया 3 टाइम्स, 6 से गया 7 टाइम्स, नाउ 1/7 इज 14.28, 3/7 उसका 3 टाइम्स होता है, 14.28 का 3 टाइम्स 42.84%। जिसको इसमें दिक्कत है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं आता तो इसको 300 को 7 से डिवाइड कर लो, है ना, वो भी आप आराम से कर सकते हो। सो दिस इज वेरी क्लोज टू 43%। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ ट्रेन सी एंड दैट ऑफ जी। तो ट्रेन सी 2% है और जी है 30%, सो दिस इज 28%। अब मुझे जानकारी है कि 360 डिग्री या 100% इक्वल्स टू 360 डिग्री, 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 2 से गया 18 टाइम्स, तो 1% की जो वैल्यू होती है ना वो 18/5 डिग्री होती है। तो जब भी आपको परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट विद 18/5। तो इन दोनों का डिफरेंस इज व्हाट 28%। सो 28% को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 28 इंटू 18/5 करेंगे, 18 8 जा 144, कैरी हो गया 14, दिस इज 504/5 यानी 100.8, 100.8 डिग्री, ऑप्शन ई। तो दिस वाज द फर्स्ट डीआई सेट। नाउ लेट्स कम टू सेकंड डीआई सेट। अ नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय स्टोर पी इन मे इज अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पर बुक्स दी गई हैं, स्टोर्स हैं PQRST और ये डिफरेंट मंथ्स में बुक्स की सेल हमें दी गई है। तो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय स्टोर पी इन मे, पी इन मे अगर हम देखें तो 177 है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय स्टोर टी इन जुलाई। सो टी इन जुलाई अगर हम देखें तो दिस इज 249, तो ये इससे कितना कम है, आप देखो इसने 2 और 7 72 कम है किस पर 249 पर। अच्छा अगर ये 249 की जगह 250 हो जाए तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा, तो इसको लगभग 250 मान ले, राइट। 25 से गया 10 बार, 25 से गया 4 बार, मल्टीप्लाई किया 288 डिवाइड बाई 10, 28.8% आ रहा है। तो 28.8 के नजदीक कौन सा ऑप्शन है 29%, लगा सकते हैं आराम से, 249 को 250 ले सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय स्टोर पी इन अप्रैल। ठीक है, तो P इन अप्रैल अगर हम बात करें तो कितना है 156, ठीक है। अप्रैल एंड जून टुगेदर 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 है ना, P इन अप्रैल एंड जून तो टोटल 220 है ना। इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, टोटल बुक सोल्ड बाय स्टोर टी इन मे एंड जुलाई, तो टी इन मे एंड जुलाई, सो मे एंड जुलाई 215249, 215249। So if you add these numbers, you will get 376 upon, this is 4, this is 6 and this is 4, ठीक है। So if you cancel this by 4, 4 से गया 9 times, 4 times, 4 से गया 116 times, 2 से गया 47 times, 2 से गया
58 टाइम्स, 47/58, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर. ऑल राइट, यस. नेक्स्ट, 30% of total number of books sold by store Q, S and T together in April. तो Q, S and T together in April, इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 8 और 7 15 और 5 20 कैरी हो गया 2, 8 और 10 और 7 17 कैरी हो गया 1, 2 और 2 4 और 1 5, 570. इसका 30% आर एकेडमिक्स बुक्स. तो नॉन एकेडमिक्स बुक्स कितनी हो जाएंगी? इसका 70%. 70% कितना होगा? इसका 10% इज 57, 70% उसका 7 टाइम्स, यानी 350 प्लस 49 399. डन. ऑप्शन 5. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय स्टोर आर इन अप्रैल, जून एंड जुलाई? तो आर इन अप्रैल, जून एंड जुलाई, इन तीनों को ऐड करना है. तो 8 और 5 13, 13 और 6 कितना हो गया? 19, कैरी हो गया 1, 7 और 3 10 और 2 12, कैरी हो गया 1 और ये 7. और एवरेज चाहिए तो 3 से डिवाइड कर दिया, 243. डन. ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय क्यू इन मे एंड जुलाई टुगेदर? तो क्यू इन मे एंड जुलाई, इन दोनों का सम निकालो, कितना आएगा? दिस इज 5 एंड दिस इज 38, 385. ठीक है, ओके. एंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय स्टोर एस इन मार्च एंड जून टुगेदर. तो एस इन मार्च एंड जून, इफ यू एड दीज नंबर्स यू विल गेट 5 + 3 8 एंड 51. इन दोनों का मुझे चाहिए डिफरेंस, तो इसमें से बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे. दिस इज व्हाट 30. ठीक है ना, 133. ऑप्शन 4. नेक्स्ट द ओके. तो अगला नेक्स्ट DI सेट. स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. एक टेबल मुझे दी गई है, उसमें नंबर ऑफ शोज दिए गए डिफरेंट टाइप्स के, डांस शो, म्यूजिक, ड्रामा, स्टैंड अप कॉमेडी एंड मिमिक्री. सिटीज है MNOPQR. ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ शोज है ना वो हंड्रेड्स में दिए गए हैं. तो अगर कहीं आपको पॉइंट देखे तो घबराने की जरूरत नहीं, सर पॉइंट में कैसे आ गया नंबर ऑफ शोज? तो नंबर ऑफ शोज में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 का मतलब हो गया 80, 0.3 का मतलब हो गया 30, 2 का मतलब 200. तो मिमिक्री शो हेल्ड इन M, तो M में मिमिक्री शो कितने हुए? 0.9. आर व्हाट परसेंट ऑफ द ड्रामा शो हेल्ड इन O? तो O में ड्रामा शो कितने हुए? 12. ठीक है, इंटू 100 कर दो, तो कुल मिलाकर ये हो गया 90/12, 7.5%. ठीक है, नन ऑफ दीज. ठीक है, 7.5%. चलो, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एंटरटेनमेंट शो हेल्ड इन सिटी P? तो सिटी P में एवरेज निकालना है मुझे, मतलब मैं सबको ऐड करूंगा और 1 2 3 4 5 5 टाइप के शो में 5 से डिवाइड कर दूंगा. तो अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो कितना आएगा? देखो 11, सिटी P की बात हो रही है ना, यस. 11 + 6 17, 17 + 18 35 + 1 36, 37, 37 एंड 0.5 मिलकर 0.8, 37.8 हो गया, है ना. और डिवाइड बाई कर दो 5, 5 से गया कितने टाइम्स? या इनफैक्ट ये सारी वैल्यू हंड्रेड्स में थी तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3780 डिवाइड बाई 5, 5 × 7 35, 2 बचेगा, 5 × 5 25, 5 × 6 30, 756. ऑप्शन 1. नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ म्यूजिक शो इन सिटी N एंड Q इज इंक्रीज्ड बाई 5%. तो म्यूजिक शो इन सिटी N एंड Q, इन दोनों का जो सम है वो कितना है? 25.4. 25.4 यानी 2540, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको 5% से इंक्रीज करिए. देखो दोनों को इंडिविजुअल 5-5% बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों में सेम परसेंट चेंज है, तो दोनों को टोटल में 5% में इंक्रीज कर सकता हूं. तो 5% इसका बढ़ा दो. इसका 10% कितना है भाई? 254. तो 5% कितना हो जाएगा? 127. सो इफ यू ऐड 127 टू दिस यू विल गेट 2667. 2667, सेकंड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डांस शो हेल्ड इन सिटी N? तो N में डांस शो कितने हैं? 1 2 4 0, हंड्रेड्स में दी गई है वैल्यू. नंबर ऑफ ड्रामा शो हेल्ड इन R, तो ड्रामा शो हेल्ड इन R कितना है? 9.8, 980.
कैंसिल किया 2 से 62 टाइम्स, 2 से 49 टाइम्स, 62/49, ऑप्शन 4। व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी शोज हेल्ड इन ऑल द सिटीज टुगेदर। तो स्टैंड अप कॉमेडी शो इन सब का सम बताना है मुझे। तो देखो पॉइंट वालों को बाद में ऐड करूंगा, पहले डायरेक्ट ऐड करता हूं। 2 + 1 3, 3 + 3 6, एंड दिस इज 8 + 3 11, 11 + 7 18, यानी 1.8। सो टोटल इज 7.8, यानी 100 से मल्टीप्लाई किया तो 780, थर्ड ऑप्शन, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेट ऑफ DI। ओके, द टेबल शोज द एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स ABC सोल्ड। ठीक है, आर्टिकल ABC का एवरेज दिया गया है मुझे, यानी A + B + C/3, इनका एवरेज, ठीक है, by Pesto company in 3 different months. It also shows the percentage of article A sold by Pesto out of the total number of articles sold in these months. तो percentage of article A, ठीक है, and number of article C sold, article C कितने बेचे गए ये दिया गया है। तो भाई सबसे पहले मेरा टास्क यहां पर ये होना चाहिए कि मैं ABC का टोटल निकालूं, फिर A निकालूं, फिर B और फिर C, है ना। ये सवाल हमारे सामने, हम यहां पर क्या करेंगे, अप्रैल, मई एंड जून, ये चीज थोड़ी फास्ट करनी है ना, ये नहीं कि पूरा टाइम इसी में निकाल दिया। A, B एंड C, जल्दी जल्दी दिमाग चलाना है, जल्दी जल्दी पेन भी चलना चाहिए। देखो सबसे पहले हम बात करें यहां पर अगर टोटल की, तो टोटल क्या होगा, बिकॉज ABC का ये क्या है, एवरेज है, तो टोटल के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 300, 360 एंड 216। परसेंटेज ऑफ आर्टिकल ए सोल्ड इज 40%, तो इसका 40% कितना हो गया, 120। 30% इसका 30%, 36 × 3 108, इसका 25% 1/4, इसका 1/4 कितना हो गया, 54, राइट। अब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सी सोल्ड, आर्टिकल सी तो डायरेक्ट दिया गया 100, 70 एंड 80। तो बी हम कैसे निकालेंगे, इसमें से 220 माइनस कर दो तो 80 आ गया, ये हो गया कितना 178, इसमें से माइनस किया 178, तो 160 माइनस किया 200 और फिर 18 माइनस कर दिया 182। ठीक है, ठीक है, इन दोनों का सम कितना है 134, 134 इसमें से माइनस करेंगे तो दिस इज 2 एंड दिस इज 8, 82। ठीक है, चलिए डन है। In the month of July, total number of article A sold by Pesto are 25% more than average of article B sold in month of May and June. तो मंथ ऑफ जुलाई में जो टोटल, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मुझे जुलाई के बारे में बोला गया है कि जो टोटल आर्टिकल्स हैं दैट इज 25% मोर देन एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल बी सोल्ड इन मे एंड जून। तो बी सोल्ड इन मे एंड जून कितना है, 182 + 82, तो इनका टोटल हो गया 264। इसका एवरेज निकाला तो 2 से डिवाइड किया यानी 132, और इससे 25% मोर, तो 25% इसका 1/4 होगा 33, 33 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 165। तो जुलाई में टोटल आर्टिकल्स दिए गए हैं मुझे 165। एक सेकंड, जुलाई में टोटल आर्टिकल दिए गए हैं मुझे 165। ठीक है, ओके, इफ द सम ऑफ आर्टिकल बी एंड सी सोल्ड बाय पेस्टो इन जुलाई, तो बी एंड सी का जो सम है ना दैट इज 30% मोर देन आर्टिकल बी सोल्ड बाय पेस्टो इन अप्रैल। तो आर्टिकल बी सोल्ड बाय पेस्टो इन अप्रैल कितना है 80, तो 80 का 30% कितना हो गया 24, तो 80 में 24 ऐड करोगे तो 104। अगर ये 104 आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 165 माइनस 104 यानी कि 61, है ना। तो आर्टिकल ए आ जाएगा 61। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आर्टिकल बी सोल्ड इन जुलाई टू दैट इन अप्रैल। तो बी सोल्ड इन जुलाई हम कैसे निकालें, अप्रैल तो पता है पर जुलाई नहीं पता चलेगा ना, बिकॉज इन दोनों का सम मुझे पता है, इंडिविजुअल वैल्यू तो नहीं पता। तो आंसर क्या होगा इसका, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल सी सोल्ड इन अप्रैल एंड जून टुगेदर, तो सी सोल्ड इन अप्रैल एंड जून इन दोनों को ऐड करोगे 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स ए सोल्ड इन मे। तो ए सोल्ड इन मे अगर हम देखें तो कितना है 108। ठीक है, 36 से 5 बार काट दो, 36 से 3 बार गया 5/3,
है ना, तो दिस इज 1+2/3 यानी 100% प्लस 66.66%, 166.66%, so it is 167% approx. Find the ratio of the sum of the number of articles A and B sold in May. तो A and B sold in May, so it is this total is what, 190, right, 190, and difference between the articles B and C sold in April. तो B and C sold in April, इनका डिफरेंस कितना है भाई, 20. So this ratio is what, 19:2, जो कि ऑप्शन में नहीं है, दैट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग. फिर से चेक कर लेते हैं. रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ए एंड बी टुगेदर सोल्ड इन मे, 360 माइनस 70 हो जाएगा. ओके, दिस शुड बी 290 ना, एक बार देख लेता हूं. यस, दिस इज 290, मैंने 190 लिख दिया शायद गलती से, 290. सो इट इज 29:2, ऑप्शन सी. If the price of each article at which article A, B, C sold in month of April are 10, Y and Y plus 20, 10, Y and Y plus 20, each article का प्राइस है. तो आर्टिकल ए बी सी इसमें इस पर्टिकुलर मंथ में, कौन से मंथ में, अप्रैल में कितने कितने बेचे गए हैं आप देखो, 120, 80 एंड 100, 120, 80 एंड 100. सो टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है दैट इज 4100. टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करो 1200, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, 80y, 100 into y plus 100 into 20 is 2000, and this is equal to 4100, right. तो इनको मैंने ऐड किया तो दिस इज 180y इक्वल्स टू दिस टोटल इज व्हाट 3200, इसमें से माइनस करेंगे तो 900, इससे गया ये 5 टाइम्स, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5. तो 3y की वैल्यू हमसे पूछी गई है, 3y इज 3 into 5 यानी 15, ऑप्शन बी. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 50, रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स हु परचेज टोटल आर्टिकल्स ए बी सी इन जून इज 3:1. जून की अगर हम बात करें टोटल कितना होगा इसका, 3 टाइम्स 216. तो मेल और फीमेल जिन्होंने परचेज किया उसका रेशियो 3:1 है, ठीक है. एंड रेशियो मेल टू फीमेल हु परचेज आर्टिकल ए इन जून इज 1:2, ठीक है. आर्टिकल ए कितना है, 54, ठीक है. आर्टिकल ए है 54, उसमें मेल फीमेल का रेशियो कितना है, 1:2, मेल फीमेल 1:2. एंड ओनली 10 फीमेल परचेज आर्टिकल सी इन जून. आर्टिकल बी तो मुझे पता नहीं, देखो बी कितना था, बी था 82, सी था 80, सी था 80, ठीक है. तो यहां पर मेल फीमेल का रेशियो पता नहीं. आर्टिकल सी में मेल फीमेल बोला कि ओनली 10 फीमेल परचेज आर्टिकल सी इन जून. तो आर्टिकल सी में फीमेल कितनी आ गई, 10, तो मेल कितने आ जाएंगे, 70, राइट. नाउ इसको 1:2 में आप अगर स्प्लिट करोगे तो 3 की वैल्यू 54, तो 1 की वैल्यू 18, 2 की वैल्यू 36, राइट. सो वी कैन फाइंड दिस ऑल्सो. हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ मेल परचेज आर्टिकल बी, तो ये बताना है. एंड नोट दैट ऑल द आर्टिकल्स आर परचेज फ्रॉम पेस्टो, ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि टोटल मेल्स हमको पता है, टोटल मेल कितना होगा, 4 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू 54, 54 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 162, राइट. 162 टोटल मेल्स हैं, उसमें से ए प्लस सी माइनस कर देंगे तो बी आ जाएगा. तो 162 में से आप माइनस कर दो क्या, इन दोनों का सम 88, तो कितना आ जाएगा ये 4, एंड दिस इज व्हाट 7, 74 मेरा आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है. 74 इज करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 to 55. देखिए, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली ना एंड गिव द आंसर्स. तो सवाल हमको क्या दिया है, देखो सवाल में हमें दिए इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एंड इनकम. ये जो शेडेड वाला बार है दिस गिव्स यू एक्सपेंडिचर, और जो नॉन शेडेड वाला जो है ये आपको देता है इनकम. एंड आप ये जानते हो कि प्रॉफिट क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. लॉस क्या होगा, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम. एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा एक्सपेंडिचर यानी कि सीपी को बेस मानकर कैलकुलेट किए जाते हैं. यही बात यहाँ फॉर्मूले के तौर पर कही गई है. तो ये जो डेटा है वो 2000 का दिया गया, ईयर 2000, ठीक है. अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस दैट कंपनी सी एंड डी हैड टुगेदर. तो सी एंड डी की बात करें तो सी को क्या हो रहा है, देखो लॉस हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम हुई है, तो लॉस हो रहा है कितने का, 10 का, तो -10, ठीक है.
या मैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही करता हूं दोनों के लिए, तो दिस इज -10 एंड डी की बात करें तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज +10। तो ओवरऑल क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो आ गया मतलब देयर वाज नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखिए, इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन द ईयर 2000 फ्रॉम 1999। ये जो डेटा है हमें 2000 का दिया गया है, ठीक है। 1999 से 2000 तक 10% का इंक्रीज है किसमें, इनकम में। 10% का इंक्रीज मतलब 10:11 का रेशियो है। और ईयर 2000 में मुझे इसकी इनकम पता है, कंपनी ए की इनकम है 37.5, तो जो 11 यूनिट्स है इसकी वैल्यू 37.5 है। तो 10 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो गई, तो देखो 11 यूनिट्स इज दिस, तो 1 यूनिट इज व्हाट 37.5 बाई 11, तो 10 यूनिट्स कितना हो गया, इंटू 10 कर दिया, मतलब 375 बाई 11। ये इसकी इनकम मुझे मिल गई ईयर 1999 में। सो व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर इन 1999 एंड द प्रॉफिट वाज 20%। तो देखो एक्सपेंडिचर पर हमेशा प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं हम, 20% आप इसको बढ़ाओगे तो 120% हो जाएगा अपने आप का, एंड दिस बिकम्स इनकम, जो कि किसके बराबर है, 375 बाई 11 के बराबर है। तो एक्सपेंडिचर का 120% इक्वल्स टू इनकम, जो 1999 में कितनी आई है, 375 बाई 11। इससे कैंसिल हो गया, 11 से इसको काटो, 11 से गया 3 बार, ठीक है, 11 से 3 बार कैंसिल हुआ, बचेगा कितना, 4। 11 से 4 बार गया 34, ठीक है। और इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 12 इंटू 2 24, 10 बचेगा, ठीक है, 10 बचेगा, 12 इंटू 8 2.8, उसके आगे कुछ आएगा, मतलब एक्सपेंडिचर 2.8 इंटू 10 यानी 28 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, सॉरी परसेंट क्यों, 28 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। सो आंसर इज व्हाट, नन ऑफ दीज, 28 पॉइंट समथिंग आएगा। नेक्स्ट देखो, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी जी इन 2000 वाज 20%, कंपनी जी का एक्सपेंडिचर 2000 में 20% है, 20% मोर देन एक्सपेंडिचर इन 1999। सो 1999 और 2000 बात हो रही है एक्सपेंडिचर की, किस कंपनी की बात हो रही है, कंपनी जी की बात हो रही है। कंपनी जी में एक्सपेंडिचर यहां कितना है, 45 है ना, 20% मोर का मतलब है कि दिस रेशियो इज 5:6। तो ये वाली वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करें, 45 6 यूनिट्स की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 45 बाई 6 हो गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू इसका 5 टाइम्स हो गई, राइट। तो ये एक्सपेंडिचर यहां पर आ गया। द कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो व्हाट वाज द कंपनीज इनकम, तो 10% प्रॉफिट आप बढ़ा दोगे इसमें, तो एक्सपेंडिचर का 10% आप इंक्रीज कर दो, तो ये अपने आप का 110% हो जाएगा, 110%। दैट मींस इट इज मल्टीप्लाइड विथ 11/10, यस। तो इफ यू सिंपली मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 3 से 2 टाइम्स गया, 3 से गया 15 टाइम्स, ठीक है। 75 इंटू 11, 75 इंटू 11, 75 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 10, 75 इंटू 11, 11 इंटू 5 55, कैरी हो गया 5, 82 डिवाइड बाई 20, 2 से गया 10 बार, 2 से गया 412.5, 10 से मल्टी डिवाइड किया 41.25, मेरा आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन 2000। तो देखो प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी होता है वो हमेशा एक्सपेंडिचर को बेस मानकर कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट या लॉस मतलब इनकम एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, यहां पर डिफरेंस 10 है, यहां पर डिफरेंस 10 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 10 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 10 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 7.5 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 है, और बेस आप मानोगे एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंडिचर मतलब 27.5, 27 पॉइंट, यहां पर 32.5, यहां पर कितना है 45, यहां पर है 40, यहां पर कितना है 45, यहां पर 25 एंड यहां पर 45। नाउ इन तीनों में न्यूमरेटर, इन चारों में न्यूमरेटर सेम है, तो हाईएस्ट कौन होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, डिनोमिनेटर सबसे कम किसका है, इसका, तो बाकी तीन इसके सामने एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। अगर मैं इसको देखूं तो 10 के टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूं 10/90, और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया 10/90, सो डेफिनेटली इसका डिनोमिनेटर इससे बड़ा है, तो ये वैल्यू तो वैसे भी एलिमिनेट हो गई। अब बची ये वाली वैल्यू, आप इसको देखो कि इसका न्यूमरेटर इससे बड़ा है पर डिनोमिनेटर भी बड़ा है ना, सो हियर यू हैव टू बी केयरफुल। अच्छा आप मुझे बताओ, देखो 10/27.5 है,
ठीक है, और ये है 7.5/25। ठीक है, तो मैं देखो ये देख रहा हूं कि इसका 11 टाइम्स है, इसका 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 275 आता है, तो ऊपर नीचे 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, 10% बढ़ा दूं ना इसका। अगर मैं इसका 10% बढ़ा दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। 10% इसका कितना होगा 2.5, 2.5 बढ़ाया तो 27.5 हो गया। तो इसमें भी मैं 2.5 बढ़ाऊंगा, तो इसका 2.5, इसका भी 10% बढ़ाऊंगा, तो इसका 10% कितना होता है 0.75। तो इसमें 0.75 मैंने जोड़ा तो 8.25 आया। तो अभी भी अगर मैं देखूं तो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, लेकिन न्यूमरेटर इसका ज्यादा है। दैट मींस दिस वैल्यू इज स्टिल द लार्जेस्ट, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर, ए। ठीक है, ए इज राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर इन 2000। तो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। तो देखो ओवरऑल प्रॉफिट अगर हम निकालें तो यहां पर देखो सबसे पहले इनके साइन देखिए, यहां पर एक्सपेंडिचर माइनस इनकम पॉजिटिव आएगा, यहां भी पॉजिटिव, यहां नेगेटिव आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा, यहां पर नेगेटिव आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा एंड यहां पर नेगेटिव आएगा। अगर मैं इनका टोटल निकालूंगा तो -5 से +10 कैंसिल हो गया, -10 + 10 कैंसिल, -10 + 10 कैंसिल, तो ओवरऑल प्रॉफिट तो 10 रह गया। ओवरऑल प्रॉफिट 10 रह गया और ओवरऑल सीपी अगर या ओवरऑल एक्सपेंडिचर निकालें तो इन सबका सम होगा। इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम कितना है 60, राइट। इन दोनों का सम है 60, 60 + 45, 60 + 40 100 + 45 145, 145 + 45 190, 190 + 25 इज 215, 215 + 45 260। तो 1/260 10/260 इंटू 100 ये करना है मुझको। तो 1/26 इंटू 100 करोगे, 1/26 तो कुछ गड़बड़ हो रही है, एक बार फिर से चेक कर लेना इसी तरीके से। देखो यहां पर है +10, ठीक है, यहां पर +10 है, ये भी +10 है, ये -10 है, ये +10 है, ठीक है, ये यहां पर नेगेटिव है 5, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव है 7.5, यहां पर पॉजिटिव है 5। अच्छा 7.5 था, आई थिंक मैंने यहां पर कुछ मिस्टेक की थी। चलिए जो भी है, हम -5 से +5 कैंसिल कर देते हैं, +10 से -10 कैंसिल कर देते हैं, सो इट इज 20 + 7.5, तो इट इज 27.5 एंड टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया था मेरे पास 260, ठीक है, 260। अब हम देख पा रहे हैं कि इसका 10% कितना है 26, 10% है 26, और ये वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है 1.5 ज्यादा है। तो आंसर 10% से थोड़ा ज्यादा होगा। 1.5 क्या होगा, देखो इसका 1% है 2.6, 1% है 2.6, तो उसका हाफ होगा 0.5%। भाई अगर 1% 2.6 है तो 0.5% इसका हाफ हो जाएगा कितना 1.3, और ये वैल्यू लगभग इसके बराबर, ये 1.3 के बराबर, मतलब लगभग 0.5%, यानी 10 से 0.5% ज्यादा, मतलब 10.5% शुड बी करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी। डन, यस। नाउ दिस इज द लास्ट सेट, ये आखिरी सेट है जो कि केसलेट दिया है, बहुत प्यारा था, अच्छा था, देखते हैं इसको क्या है इसमें। कृष्णा इन्वेस्टेड सम मनी अंडर 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन एक्सिस बैंक, ठीक है, तो एक्सिस बैंक क्या देता है 20% सिंपल इंटरेस्ट, 20% के रेट से ऐसा ही देता है ना। एट द एंड ऑफ 1 year he withdrew all the amount from the Axis Bank and invested in Bandhan Bank at the rate of R% per annum CI। तो जो बंधन बैंक है वो क्या देता है CI देता है R% के रेट पर, है ना, फॉर 2 years, ठीक है, R% पर एनम, रेट हमें पता नहीं, R दिया गया है CI, और यहां पर 2 years, यहां पर टाइम कितना है 1 year, आई थिंक 1 year ही था ना, यस 1 year में इसने विड्रॉ कर लिए। अच्छा, एंड रिसीव 57,600 एज टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम बंधन बैंक। तो बंधन बैंक से जो इसको इंटरेस्ट मिल रही है वो 57,600 है ना। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट फ्रॉम बंधन बैंक वाज 24,000। तो दिस इज द क्लू जहां से आप R% की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो बंधन बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, 2 साल की इंटरेस्ट है ना, मैंने अलग अलग इनको लिखा। पहले साल की जो इंटरेस्ट है वो क्या है 24,000,
और दूसरे साल की जो इंटरेस्ट होगी ना वो कैसे निकालते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, इंटरेस्ट और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितनी हो गई यहाँ पर 24,000 एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, और इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगी, तो ऐसा करके जो टोटल इंटरेस्ट आती है वो इतनी आ रही है। तो ये कितना है 48,000, अगर मैंने इसमें से 48,000 माइनस किया तो कितना बचा 9600, तो इतना पार्ट और आएगा, तभी तो इनको मिलाकर हो गया 57,600, राइट। तो आप ये देखो कि ये वैल्यू इसका कितना परसेंट, तो इसका 10% 2400, तो इसका 4 टाइम्स है, तो दिस इज 40%। तो आई कैन से रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस केस इज 40% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 40% पर एनम। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो हमें पता है कि यहां प्रिंसिपल आ जाएगा, देखो नेट इंटरेस्ट जो मुझे मिलेगी वो मुझे पता है, रेट पता है ना, तो प्रिंसिपल का 40%, ये वाली इंटरेस्ट होती है पहले साल की, जो भी इंटरेस्ट होती है वो प्रिंसिपल का R% ही तो होती है, R की वैल्यू 40 है, तो इससे गया है 6 बार 600, तो यहां पर जो प्रिंसिपल आ गया वो कितना आ गया 60,000, यहां जो प्रिंसिपल आ गया वो 60,000 आ गया। यस, ये प्रिंसिपल हमारा भाई 60,000 आ जाता है। और यहां पर प्रिंसिपल मैं कैसे निकालूंगा, तो ये जो पैसा जो यहां इन्वेस्ट किया गया है वो इसका अमाउंट है, तो इसका 120%, लेट सपोज इसको P2 प्रिंसिपल सेकंड स्कीम का मान लेते हैं, इसका प्रिंसिपल मान लेते हैं P1, तो P1 प्रिंसिपल था वो एक साल में 20% बढ़ जाएगा पैसा, तो अमाउंट हो जाएगा इतना, और वही अमाउंट तो यहां पर इन्वेस्ट किया गया है जो कि कितना है 60,000, तो इससे गया ये 500 टाइम्स, तो यहां जो प्रिंसिपल है पहली वाली स्कीम में वो है 50,000, सेकंड वाली स्कीम में प्रिंसिपल कितना है 60,000, फर्स्ट वाली में 50,000। नाउ यू नो एवरीथिंग, तो वी कैन प्रोसीड टू क्वेश्चंस नाउ। पहला सवाल यहां पर है ये, इन स्टार्टिंग हाउ मच मनी हैड कृष्णा इन्वेस्टेड इन एक्सिस बैंक, तो एक्सिस में जो प्रिंसिपल था वो है 50,000, सो माय आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, टोटल हाउ मच इंटरेस्ट डिड कृष्णा गेट फ्रॉम एक्सिस एंड बंधन बैंक टुगेदर, तो आप ये देखिए कि यहां पर इसको जो इंटरेस्ट मिलेगी वो प्रिंसिपल का 20% मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगी प्रिंसिपल का 20%, 20% इसका हो गया 1/5 यानी 10,000, और यहां जो इंटरेस्ट मिली है वो हमें पता है 57,600 है, तो 57,600 प्लस 10,000 जब आप करोगे तो 67,600 आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, if the rate of interest was interchanged, that is Axis Bank offered R% per annum simple interest and Bandhan Bank offered 20% per annum compound interest, then how much less Krishnan would have received at the end of 3 years? तो देखो Axis Bank and Bandhan Bank, ठीक है, Axis Bank अगर दे R% की रेट, R की वैल्यू कितनी आई थी 40%, तो यहां पर 40% का रेट हो गया, और ये दे रहा है 20% का, ये CI देगा 2 साल के लिए, ये तो हमें पता है, और ये 1 साल का SI, इससे जो अमाउंट आएगा वो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, राइट। तो प्रिंसिपल इनिशियली मेरे पास कितना था ये तो मुझे पता है 50,000 रुपए, तो 50,000 को पहले आप बढ़ाओगे 40% से, है ना, 50,000 को आप 40% से बढ़ाओगे तो इसका 40% कितना हो गया 20,000, 20,000 इंक्रीज होकर ये हो गया 70,000, ठीक है 70,000, मतलब आपको यहां SI कितनी मिली एक साल में 20,000 रुपए, और CI कितनी मिलेगी, अगर 20% का रेट है तो 2 साल की जो कंपाउंड इंटरेस्ट होती है वो सक्सेसिव लगाते हैं हम, A+B+A/B/100, तो कितना हो गया ये 44%, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी मिलेगी, इसका 44%, तो इसका 44% ये बढ़ जाएगा, तो 44% इसका कितना हो गया 44 × 700, इतना, तो इतनी तो आपको मिली CI और इतनी मिली SI, तो टोटल इंटरेस्ट कितनी मिली आपको, टोटल इंटरेस्ट मिली आपको 50,800, मिली कि नहीं। और पहले केस में आपको टोटल इंटरेस्ट कितनी मिल रही थी, अभी आपने निकाला था 67,600, 67,600, ठीक है, और अब कितनी मिल रही है 50,800, दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है कि कितनी कम मिली आपको, तो कितनी कम मिली तो डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस निकाल लो कितना आएगा, ये 8, दिस इज 6, दिस इज 1, 16,800, ऑप्शन ए 16,800, ठीक है।
Question number 59. If Krishnan had invested sum of money only in Axis Bank for 3 years under 20% per annum simple interest, at the end of 3 years, how much simple interest would he have received? तो आपको पता है कि 20% का रेट है तो टोटल 60% आप इसको मिलेगी, है ना। और पैसा कितना था उसके पास, जो इनिशियल उसने इन्वेस्ट किया था 50,000, तो 50,000 का 60% निकाल दो, कितना हो गया 30,000। ठीक है, चलिए। And the last one, in the first year, if the first year's interest at Bandhan Bank was same as simple interest received from the Axis Bank at the end of 1 year, ठीक है, एक्सिस बैंक यहां पर है, ये है बंधन बैंक, ठीक है। सवाल ये कहता है कि फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट एट बंधन बैंक, बंधन बैंक आपको क्या देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, याद कीजिए यही दिया गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स के लिए, ठीक है। और ये क्या देता है, सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए, ठीक है। रिसीव फ्रॉम एक्सिस बैंक एट द एंड ऑफ 1 ईयर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बंधन बैंक रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एक्सिस बैंक, रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब क्या कि पहले यहां पर इंटरेस्ट रेट कितनी आई थी 40%, तो अभी भी 40% है, ठीक है। सो सवाल ये कहता है फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट एट बंधन बैंक was same as simple interest received from Axis Bank at the end of 1 year, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोचो जरा किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक्सिस बैंक से जो इंटरेस्ट मिली है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। आपको ये पता है कि भाई एक्सिस बैंक से मुझे इंटरेस्ट जो मिली है मुझे नहीं पता, वो तो मुझे निकालना है ना कि एक्सिस बैंक से कितनी इंटरेस्ट मिली। मुझे ये पता है कि बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कांस्टेंट नहीं रहा, बंधन वाला कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहां पर जो मुझे इंटरेस्ट मिली वो एक्स मिली, मैंने पैसा कितना इन्वेस्ट किया था 50,000, है ना, मैंने पैसा कितना इन्वेस्ट किया था 50,000, तो मुझे इंटरेस्ट कितनी मिली एक्स, राइट। तो आप यहां पर जो पैसा इन्वेस्ट करोगे वो कितना इन्वेस्ट करोगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 50,000 प्लस एक्स, यही तो इन्वेस्ट करोगे। और इसका 40% आपको इंटरेस्ट मिलेगी फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट मिलेगी इसका 40%, 40% इसका कितना हो गया, देखो 50,000 प्लस एक्स का 40%, तो भाई इसका 40% कितना हो गया 20,000, और इसका 40% कितना हो गया 0.4x, ये फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट हुई। और यहां पर फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट कितनी है एक्स, दोनों इक्वल है। सवाल यही तो कहता है कि यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रही है वो इसकी 1 ईयर की इंटरेस्ट के बराबर है, फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट के बराबर है, ठीक है। चलो, तो दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो x इक्वल्स टू 20,000 प्लस 0.4x, ये आ जाएगा। तो दिस इज 0.6x इक्वल्स टू 20,000, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000 अपॉन 0.6, ठीक है। तो 2 लाख अपॉन 6 यानी 1 लाख अपॉन 3, ये x की वैल्यू हो गई 2 से काटने पर। अब सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक से मुझे पता है कि एक साल में इतनी इंटरेस्ट मिली है, 1 लाख अपॉन 3, और प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था मेरे पास 50,000, तो 50,000 का ये कितना परसेंट है, यही तो निकालना है मुझको, इंटू 100 कर दो, इससे गया ये 2 टाइम्स, सो इट इज 2/3 इंटू 100, 200/3 कितना होता है 66.66%, यानी 66 2/3%, यस 66 2/3%, ऑप्शन सी, राइट। तो ये था भाई CHSL का कंप्लीट एक्सपेक्टेड पेपर, जो कि मैंने यहां पर आपको सॉल्व कराया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपका एक अच्छा खासा रिवीजन एग्जाम से पहले हो सके, राइट। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि कंप्लीट पेपर आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, आपका रिवीजन हुआ या नहीं, ठीक है।
चलिए, तो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जिन लोगों का भी एग्जाम है वो इसी तरीके से बढ़िया तरीके से एग्जाम को दीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, दिमाग पर लोड नहीं लेना है और पेपर बिल्कुल शांति से काम एंड कंपोज होकर करना है, तो पेपर अच्छा होगा। ठीक, थैंक यू सो मच।